हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे कि HGP के नाम से जाना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स देखेंगे नीट के तो हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। वैसे ये टॉपिक काफ़ी थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, पूरी जेनेटिक्स में मैं कहूँगी अकेला ऐसा टॉपिक है जहाँ पर चीज़ें समझने से ज़्यादा आपको याद रखनी पड़ेंगी। पर हाँ, अगर आपने एक नज़र भी इसको NCERT से अच्छे से पढ़ लिया, अच्छी तरह देख लिया ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जो NCERT में दी है ना, उनको मैंने कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लिया है जिससे आपको ये टॉपिक समझना आसान हो जाए। तो देखो, ये तो HGP का लोगो है। यू नो व्हाट इज HGP? ये एक प्रोजेक्ट था बच्चों जिसे US में स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1990 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और 13 इयर्स का टारगेट रखकर बहुत बड़ी एक टीम को इसके लिए अपॉइंट किया गया जिसमें जेनेटिसिस्ट भी थे, बायोकेमिस्ट, जो भी अलग अलग डिसिप्लिन के लोग होते हैं, फिजिसिस्ट की भी रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे बहुत बड़ी टीम को इसके लिए अपॉइंट किया गया। इस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट होगी उसका एस्टिमेशन लगाया गया। बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसका टारगेट क्या था, ह्यूमन जीनोम को स्टडी करना। भाई आपको ये पता है ना कि हम ऐसा बोलते हैं हमेशा कि ह्यूमन जीनोम में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, मतलब वो हमारा डिप्लॉयड कंटेंट है। अगर हम जीनोम की बात करें बच्चों तो हम बोलेंगे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। आप समझते हो क्या इस डिफरेंस को? मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि जैसे जीनोम का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पीशीज में कितने तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो वैसे तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, पर उन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। जो 44 ऑटोसोम्स है ना वो भी 22 पेयर है ना, यानी जैसा क्रोमोसोम नंबर 1 होगा वैसा ही उसका क्रोमोसोम जो दूसरा पेयर है वो होगा। ओके, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 में 2 क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पर हाइट डिसाइड करने वाला जीन है तो यहाँ भी वही है, यहाँ पर आई कलर डिसाइड करने वाला जीन है तो यहाँ पर भी वही है। तो हमको इसकी सीक्वेंसिंग और इसकी सीक्वेंसिंग अलग अलग नहीं करनी। अगर हमने इसकी सीक्वेंसिंग कर ली है तो बट ऑब्वियस इसका होमोलोगस क्रोमोसोम तो इसी के जैसा होगा ना। इसलिए जब ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया तो उसमें आपको 46 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग नहीं करनी थी, बल्कि जो टीम थी उसमें उसको 22 तो ऑटोसोम्स की सीक्वेंसिंग करनी थी, है ना, और एक एक्स क्रोमोसोम की, एक वाई क्रोमोसोम की, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग करनी थी? 24 क्रोमोसोम्स की। ठीक है, ना कि पूरे 46 की। रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो 24 क्रोमोसोम्स है इनकी सीक्वेंसिंग कैसे की गई, क्या उसकी कॉस्ट रखी गई, क्या डेटा उससे जनरेट हुआ, जो हम कहते हैं कि भाई ह्यूमन जीनोम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। क्या मैं इसको 3 बिलियन बोल दूं? 10⁹ यानी बिलियन ना, 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं। तो ध्यान रखना, आप हो सकता है ऑप्शंस में लिखा हुआ आ जाए कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं। आप ढूंढ रहे हो यार 3.3 इंटू 10⁹ तो मिल ही नहीं रहा, और एक ऑप्शन में 3 बिलियन लिखा हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन ही तो हुआ। तो ये बात जो हम कहते हैं कि ह्यूमन सेल के DNA में 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं जीनोम में, वो क्यों कहते हैं? वो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही पता चला। इसी के सलाइंट फीचर्स में आप देखना आगे ये बात लिखी हुई है कि इस प्रोजेक्ट ने पूरे ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया, ये सारे क्रोमोसोम्स को स्टडी किया, बताया कि किस क्रोमोसोम पर कितने जीन हैं, हर जीन का क्या फंक्शन है ना, और टोटल हर जीन में कितने बेस पेयर होते हैं, तो टोटल कितने बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में हैं। क्लियर? जीनोम का मतलब 46 क्रोमोसोम नहीं, जीनोम का मतलब 24 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम, एक एक्स एक वाई। क्लियर? और अगर कोई पूछ ले कि हमारा डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ DNA बताओ तो फिर वो डबल हो जाएगा, 3 बिलियन की जगह 6 बिलियन हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है? तो और प्लस आपने ऐसा भी सुना है क्या, हम ऐसा कहते हैं, अभी जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि ह्यूमन बींग्स को जब स्टडी किया गया उनके जीनोम को, तो हम पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं ना सबका 99.9% DNA बच्चों बिल्कुल सेम है। होगा ही, तुम खुद बताओ, अलग अलग जगह अलग अलग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो क्या तुम, कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरह से काम करता है, अमेरिकन्स में अलग तरह से करता है, अफ्रीकन्स में अलग तरह से करता है? नहीं भाई, ऑल ओवर चाहे हम बटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर ऑल ओवर हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी तो एक जैसी ही है ना, बस कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे में, जैसे फेशियल अपीयरेंस हो गया, आवाज़ हो गई, हेयर स्किन कलर हो गया, हेयर की लेंथ हो गई, वो तो चलो हमारे ही कंट्रोल में है ना, आई कलर हो गया,
कुछ डिफरेंसेस है, सबकी अलग अलग इम्यूनिटी है, कोई किसी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी में एलर्जी ज़्यादा होती हैं, कोकोई इम्यून बहुत अच्छा है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना ह्यूमन स्पीशीज़ में, ये सिर्फ हमारे 0.1% डीएनए की वजह से हैं। बाकी 99.9% डीएनए पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं, सबका सिमिलर है बच्चों। तो इस बात को भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ही बताया था, जिसके बेसिस पर बाद में फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक बनाई गई। ओके, तो एचजीपी कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था बच्चों इन द ईयर 1990, यूएस में स्टार्ट हुआ था, बट फिर बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने भी की टीम ने भी इनको ज्वाइन किया था, और ये एक 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। तो बट ऑब्वियस 2003 में खत्म हुआ था। क्लियर? शुरू में ही एक चीज बता देती हूँ मैं तुम्हें, इसमें एक लाइन लिखी हुई है आगे कि सबसे आखिर में कौन से क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई थी। तो पता है सबसे आखिर में क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग हुई थी बच्चों, क्योंकि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हमारे, उनमें से क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ना, उस पर मैक्सिमम जीन्स हैं। जरूरी है क्या हर क्रोमोसोम पर सेम नंबर ऑफ जीन हो? भाई जीन समझते हो आप क्या होता है? इतना तो अब आइडिया तुम्हें लग गया होगा कि अगर मैं कह रही हूं कि ये एक क्रोमोसोम है, तो यू नो इस क्रोमोसोम में डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में पैकेज्ड है। ये तो मैंने फिर भी बहुत खोलकर बनाया है, बट ये तो बहुत हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में पैकेज है, हमने पैकेजिंग पढ़ी थी। ठीक है, मान लो मैंने उस पैकेज डीएनए को खोल लिया और ये मेरे पास बहुत लंबा डीएनए आएगा, पर मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट बना लिया। ठीक है, अब इस डीएनए पर मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये तो मैंने बहुत छोटा सा पार्ट बनाया है बच्चों, इसमें तो एक जीन समाएगा भी नहीं। जनरली एक जीन में ना 2000 बेस पेयर होते हैं। 2000 मतलब ये आप एक बेस पेयर कहते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 2000 बेस पेयर की सीक्वेंस एक जीन बनाती है। फिर नेक्स्ट 2000 बेस पेयर की सीक्वेंस एक जीन बनाती है, बट कोई फिक्स नहीं है कि हर जीन में 2000 बेस पेयर होंगे। ये एक रफ एस्टिमेट है। कोई जीन्स में बहुत सारे इससे ज़्यादा बेस पेयर भी हो सकते हैं, कुछ में इससे कम भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो इसके एचजीपी के सेलाइन फीचर्स हैं उनमें ये सारी बातें दी गई है। आप एचजीपी को समझ सको इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रही हूँ। सॉरी बच्चों, 2000 नहीं 3000। ठीक है, एक एवरेज जीन में 2000 नहीं बल्कि 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन की एवरेज लेंथ है, बट कुछ जीन इससे ज़्यादा लंबे और कुछ जीन इससे छोटे भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको किसने बताई बच्चों? एचजीपी ने ही बताई कि इस डीएनए पर जो 3000 बेसेस मिलाकर जो जीन बन रहा है वो जीन कौन सा है, वो हमारी बॉडी में क्या काम करेगा और वो एग्जैक्टली किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट 13 ईयर्स तक चला था। ईयर्स याद रखना आप, 1990 से 2003 तक। इस तरह जो डेटा कलेक्ट हुआ था उसको लाइब्रेरी में हार्ड कॉपी में भी रखा गया था। भाई 1990 में ठीक है कंप्यूटर्स थे, बट इतना एडवांस थोड़ा थी टेक्नोलॉजी। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है कि एचजीपी के दौरान बायो का एक नया फील्ड इमर्ज हुआ जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहीं पर शुरू में ही लिखा हुआ है, ये रहा बोल्ड लेटर्स में दिखा आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब एक ऐसा फील्ड बायोलॉजी का जिसमें इन्फॉर्मेटिक्स को साथ में यूज़ किया जाए। आईटी इंडस्ट्री होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, टूल्स डेवलप किए जाते हैं। तो बायोलॉजी के डेटा को एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए स्पेशल टूल्स डेवलप किए गए और उस फील्ड का नाम रखा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तब जाके जो हार्ड कॉपी में इतना सारा डेटा कलेक्ट हुआ था उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, कुछ बच्चे इसको बोरिंग सा समझते हैं, बट हम इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, सो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि as you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism। ये तो सबको समझ में आ गया है, जो सीक्वेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग जीन काम करेगा। In other words, genetic makeup of an organism or an individual lie in the DNA sequences. That also we know. If two individuals differ, then their DNA sequence should also be different. At least at some places. ऐसा कभी नहीं होता कि दो पर्सन्स का डीएनए 100% डिफर करे। मैंने कहा ना 99.9% डीएनए सारे ह्यूमंस का एक जैसा है, 0.1% डीएनए है जो डिफर करता है। ओके, These assumptions led to the quest of finding out the complete sequence of human genome with the establishment of genetic engineering। हाँ भाई, एचजीपी में इवन जो नेक्स्ट टेक्निक आप पढ़ोगे ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों में सबसे ज़्यादा रोल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। जेनेटिक्स के बाद हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब बायोटेक बहुत बड़ा फील्ड है,
उसकी एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप जीन्स के साथ इंजीनियरिंग करते हो। आपका मन चाहा इधर से एक जीन निकाला, उसको दूसरी सेल में डाल दिया, पर कैसे निकाला कैसे डाला वो एक अच्छा सा लंबा सा प्रोसेस होता है, जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज माय फेवरेट, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी वो चीज़, ठीक है। तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो HGP तभी पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, इसके टूल्स थे जिससे हम जीन को कट कर सकते हैं, जीन को जोड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ओके। Where it was possible to isolate and clone any piece of DNA। बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के आप ये कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी सेल के DNA में से कोई एक जीन को निकालना चाहते हो, आइसोलेट करना चाहते हो और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हो, तो उसमें कौन मदद करता है? आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स, ओके। एंड availability of simple and fast technique for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। अब इसके बाद NCERT में दूसरा पैराग्राफ है, बट इसी पेज पे आप एकदम लास्ट में देखो, वहां से मैंने ये पार्ट उठाया है। दिस वॉज अ 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय, ध्यान रखना कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व थी। एक तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एक नेशनल ये तो एक ही है, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ AGP, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको ज्वाइन किया वो है वेलकम ट्रस्ट UK, ओके, बिकेम अ मेजर पार्टनर एंड एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स, ठीक है। प्रोबेबली उस समय इंडिया में इतना डेवलपमेंट नहीं था टेक्नोलॉजिकली, तो हो सकता है इंडिया के साइंटिस्ट ने डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया, और इनडायरेक्टली तो हर जगह कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना। एंड द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर बच्चों? 2003। ये ईयर जरूर याद रखना, ठीक है। 13 साल का प्रोजेक्ट था, 1990 से 2003। नॉलेज अबाउट, अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे, वापस से आप ऊपर आ जाओ, जो पैराग्राफ हम जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अगर हम इस HGP की बात करें बच्चों, तो HGP को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया था। इट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं, देखना। पहला कारण, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, इसको तुम लिख लो, दैट इज 3 बिलियन। यहाँ पे हमने हैप्लॉइड कंटेंट लिखा है, क्योंकि जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट, क्योंकि वो तो रिपीट ही हो रहा है दूसरे में, इसलिए हमको सिर्फ हैप्लॉइड कंटेंट का पता लगाना है, ओके। पर इस हैप्लॉइड कंटेंट में अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 23 क्रोमोसोम नहीं है, 24 हैं, क्योंकि 22 तो ऑटोसोम, एक X एक Y, ये हमेशा याद रखना, वरना जनरली बच्चे सोचते हैं कि हैप्लॉइड नंबर क्या है हमारा 23, तो हैप्लॉइड कंटेंट में कितने क्रोमोसोम आएंगे उसमें भी हम 23 कर देते हैं, बट 23 नहीं, 24 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग, तो ऐसा सोचा गया बच्चों कि जनरली ना हमको एक बेस पेयर पे $3 का खर्चा करना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो क्या ये प्रोजेक्ट $9 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली नहीं बैठेगा? और भी ज़्यादा बैठा था इससे, बट दैट वाज अ एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट था मतलब। दूसरा ये कारण रखा गया भाई ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप्ड फॉर्म इन बुक्स, तो कितनी बुक्स की जरूरत पड़ेगी? ऐसा सोचा गया कि इस इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होंगी लगभग 3000 बुक्स, 3300 सच बुक्स। हर बुक में 1000 पेज होने चाहिए और हर पेज पे 1000 लेटर्स होने चाहिए। इतना इनॉर्मस डेटा प्रोड्यूस होगा इस प्रोजेक्ट से, और उसे स्टोर करने के लिए 1000 लेटर्स के 1000 पेजेस वाली 3300 बुक्स, लगभग 3000 बुक्स लगेंगी, ओके। would be required to store the information from a single human cell। एक ही ह्यूमन सेल का DNA स्टडी करोगे, उसी से इतनी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, तो कंपेयर करना है तो और सेल्स का भी करना है, तो इसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो, ओके। देन the enormous amount of data expected to be generated also necessitate, अब ये जो enormous data generate होगा, ना सिर्फ इसको बुक्स में स्टोर करना है, बल्कि it would require high speed computational devices, जिससे कि हम इस डेटा को स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें और इसको एनालाइज कर सकें। सो HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अलग से लिखी हुई नहीं है, बट बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिंपली मतलब है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स मिले हुए हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी ब्रांचेज, उन सबके साइंटिस्ट मिलकर ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल्स डेवलप करते हैं जिससे बायोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस किया जा सके, उसी को कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बाई चांस अगर नीट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज, तो आप आराम से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ें क्या? नाउ क्या क्या गोल रखे गए भाई इस HGP में, क्या क्या सोचा साइंटिस्ट ने कि क्या क्या हमें पता लगाना है? आइडेंटिफाई करनी है जीन्स, जितने भी जीन्स ह्यूमन DNA में होते हैं। ऐसा माना गया कि यार 20,000 से 25,000 जीन तो होते ही होंगे। पहले तो ये डेटा इससे भी ज़्यादा सोचा गया था, पहले तो सोचा गया था कि लाखों में होता होगा ये नंबर, पर फिर ये माना गया कि यार 20 से 25,000 जीन्स होंगे ह्यूमन DNA पर। दूसरा, ये जो 3 बिलियन बेस पेयर है ना हमारे, इनकी सीक्वेंस पता करो कि ये किस सीक्वेंस में अरेंज है। थर्ड ऑब्जेक्टिव था इस पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करो डेटाबेस की फॉर्म में। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इस डेटा को एनालिसिस करते हुए इम्प्रूव टूल्स बनाओ। फिफ्थ, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। ये जो आपने इतना सारा डेटा गैदर किया है ना, इस डेटा को आपको क्या करना है? ट्रांसफर भी करना है। कैसे? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने मान लो इस HGP से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उससे जो भी एडवांसमेंट करने हैं उन सेक्टर्स में भी तो ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया, सम सॉफ्टवेयर, सम टूल्स। तो वो भी इसी के अंडर में रखे गए कि HGP में हम ऐसी ट्रांसफर रिलेटेड टेक्निक्स बनाएंगे। एंड इस दौरान जो भी इश्यूज आएंगे, चाहे वो एथिकल इशू हो, लीगल इशू हो या सोशल इशू हो, उसको भी टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे, एड्रेस करेंगे। तो ELSI की अगर तुमसे फुल फॉर्म पूछ लें बच्चों, तो ध्यान रखना, इट इज एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ HGP के बाद गोल्स के बाद आते हैं। अच्छा, अब वो जो हम लाइन पढ़ रहे थे ना कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, उसी में आगे मैं पढ़ रही हूँ कि नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वे टू। भाई हमें जब समझ में आने लगा कि यार इतना % DNA तो एक जैसा है, बट कुछ 0.1% DNA है जो हम में डिफर करता है, और वो DNA ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अलग अलग लोगों के अलग अलग इम्यूनिटी के लिए। बोलते हैं ना कि कोई पर्सन को तो इस चीज़ से कुछ नहीं होता, दूसरा पर्सन बीमार हो जाता है। तो वो क्यों है, उसका कारण भी हमारे इस डिफरेंट DNA में छुपा हुआ है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसा बोला गया कि ये जो नॉलेज मिलेगी ना हमें वेरिएशंस की, इसको हम यूज कर सकते हैं टू डायग्नोस, ट्रीट and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देख ही रहे हो कितना एडवांसमेंट हो रहा है आजकल ड्यू टू HGP, उसमें HGP का भी कंट्रीब्यूशन है। देन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लू टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट, यस यहाँ पर इसको हाईलाइट करना बच्चों तुम, कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन मॉडल्स, यानी ह्यूमन की जगह कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी इसमें स्टडी किया गया। लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सीक्वेंसेस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस। क्यों किया गया उनको? कि भाई हमें तो समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग्स से DNA को स्टडी करके हम डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं, पर उन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए अगर हमें कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी मदद चाहिए, तो उनका जीनोम भी तो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो ऐसे कई सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स के भी बच्चों जीन सीक्वेंसिंग हो चुकी है। वो कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जिनकी सीक्वेंस हमारे पास अवेलेबल है? तो देखना, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें आते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। एनिमल किंगडम में हमने निमेटोड पढ़ा था क्या? निमेटोड क्या होते हैं याद है किसी को? निमेटोड होते हैं एस्के हेलमिंथीज, और नॉर्मली एस्के हेलमिंथीज पैथोजेंस होते हैं, है ना। एस्कैरिस देख लो, फिलेरियल वॉर्म देख लो, आई वॉर्म देख लो, लोआ हुक वॉर्म, ये सब क्या थे? ये सारे पैथोजेंस थे। लेकिन सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग निमेटोड है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक। तो नीट में अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, इस पर स्टार बना दो NCERT में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग निमेटोड। 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 पैथोजेंस और 1 ये, ठीक है। इवन बायोटेक्नोलॉजी में जब हम अभी बायोटेक पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी एक और निमेटोड का नाम आएगा, मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया। ये 2 नाम एनिमल किंगडम में नहीं थे, चाहो तो ऐड कर लेना। सिनोरेप्टाइटिस तो कैसा है? नॉन पैथोजेनिक है, पर जो मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निटिया हम पढ़ेंगे वो टबैको का पैथोजन है, वो टबैको में डिजीज करता है, ठीक है। और किसका स्टडी किया गया भाई? यस, ड्रोसोफिला का तो बहुत ज़रूरी है। ड्रोसोफिला पे तो सारे लिंकेज के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, है ना। प्लांट्स में भी कुछ प्लांट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जैसे 2 प्लांट्स के नाम दिए हैं, राइस एंड अरेबिडोप्सिस। तो अगर आपसे पूछ लें कि वो कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जिनकी जीन सीक्वेंसिंग हमने कर रखी है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो ध्यान रखना,
ठीक है, क्लियर। इन्हीं की क्यों की, क्योंकि ये हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, इन सारे फील्ड्स में कहीं ना कहीं यूज आते हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन का मतलब रेमेडी यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका निदान ढूंढना। तो जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो पोल्यूशन है, कोई भी और प्रॉब्लम है, उसको भी बायोटेक्नोलॉजी ट्रीट करने के लिए एडवांस मेथड्स ढूंढती है कि क्या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जा सके, वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे STPs में नहीं होता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो तुम माइक्रोब चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें ऐसा ही तो होता है कि जो भी सीवर लाइंस का पानी होता है, सीवर लाइंस का जो सीवरेज होता है, वो सारा एक चैम्बर में कलेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं हम। तो माइक्रोब क्या करते हैं, उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो अगर हम उन माइक्रोब्स को थोड़ा और जेनेटिकली मॉडिफाई कर लें, उसका और फास्ट अच्छा डिग्रेडेशन करवा दें, तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो गई, ठीक है ना। तो इसी तरह के मेथड्स को कहते हैं इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन। क्लियर, आगे बढ़े। नाउ अब इस HGP में क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की गई। यस, 2023 में इस पर क्वेश्चन था, EST पर क्वेश्चन, इस पे हाँ EST पे क्वेश्चन था। अभी बताऊंगी क्या क्वेश्चन था, पहले पढ़ो। यहाँ पर लिखा है कि जो मेथड HGP में यूज़ किया गया उसमें 2 मेजर अप्रोच इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी? पहली अप्रोच का नाम है बच्चों EST और दूसरी अप्रोच का नाम है सीक्वेंस एनोटेशन। फर्स्ट इज द EST एंड सेकेंड इज SA, सीक्वेंस एनोटेशन। क्या मतलब है सुनना। अप्रोच मतलब कि उनने सोचा कि यार हम किस तरह इसको सॉल्व करें, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे करें। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने तो कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, EST करते हैं। EST का मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस। मैंने तुम्हें बताया था ना जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त कि कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो खुद को एक्सप्रेस करती हैं और एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी है ह्यूमन जीनोम में जो एक्सप्रेस नहीं करता, जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करता, बल्कि कोई और ही तरीके से कंट्रोल करता है। वो कोडिंग सीक्वेंस नहीं है, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है ना। जो खुद को एक्सप्रेस करती हैं, कोड करती हैं, वो एक्सप्रेस सीक्वेंसेस हो गई। जो नहीं करती वो नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस हो गई। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कहा कि हम क्या करते हैं, वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। हम उन्हीं सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे जो खुद को RNA की फॉर्म में एक्सप्रेस करती हैं। यानी कि वो कौन सी सीक्वेंस है, एक्सप्रेस सीक्वेंस। हम उन्हें आइडेंटिफाई करके टैग कर देंगे कि ये सीक्वेंस कहाँ है, किस क्रोमोसोम पर है, और इसको नाम दे दिया EST। बट दूसरे ग्रुप ने क्या कहा, द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच। दूसरे ग्रुप ने कहा क्यों भाई, हम सिर्फ एक्सप्रेस सीक्वेंस को ही क्यों टैग करें, हम तो जो जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं ह्यूमन जीनोम में, चाहे वो एक्सप्रेस होती है या नहीं होती हैं, चाहे वो कोडिंग सीक्वेंस है या नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, हम तो सबको टैग करेंगे, सबका एनोटेशन करेंगे। एनोटेशन का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ को टैग करके उसे एक फंक्शन असाइन कर देना, उसको एक पर्टिकुलर चीज़ असाइन कर देना कि भाई ये तुम्हारा काम है। तो हम तो सब कुछ करेंगे। उस अप्रोच का नाम क्या रखा गया, सीक्वेंस एनोटेशन। यानी देखना क्या लिखा है यहाँ पर कि जो दूसरी अप्रोच थी, इट इज़ अ ब्लाइंड अप्रोच, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इट वॉज अ ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम। इसमें कहा था कि हम सिर्फ उन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर हम सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कंटेन all the coding and as well as non-coding sequences, and identify करने के बाद assigning different regions in the sequence with function। उन sequences में किसका क्या function है वो भी उसे assign करेंगे। इसको बोलते हैं annotation। किसी को कुछ assign करने को बोलते हैं annotation। तो इस approach का नाम क्या रखा, sequence annotation। sequencing करो प्लस उसे annotate करो, ठीक है, क्लियर। तो 2023 में क्वेश्चन आया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग इन्वॉल्व। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, 2 तो इजीली एलिमिनेट हो गए। 2 ऑप्शंस में जो कंफ्यूजिंग था, एक में लिखा था आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, और दूसरा ऑप्शन था आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन। इतना सा कंफ्यूजन था, मतलब लाइन तो एग्जैक्टली सेम है। अब कंफ्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन का बनना, तो अगर जीन एक्सप्रेस करेगा तो अल्टीमेटली तो प्रोटीन ही बनेगा। बट यहाँ पर NCERT के स्टेटमेंट बड़े काम करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने लिखा है जीन आर एक्सप्रेस एज RNA, तो फिर यहाँ पर आपको वही ऑप्शन चूज करना था जिसमें प्रोटीन नहीं बल्कि RNA लिखा हो, क्योंकि NCERT के स्टेटमेंट में ऐसा ही है। नो डाउट आगे जाके प्रोटीन भी बनेगा, पर अभी तो फिलहाल पहले वो RNA की तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं ना, दैट्स वाई,
ठीक है, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आपको इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी से चीज़ को, किसी भी टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सिंप्लीफाई करो नो डाउट, बट एनसीईआरटी से भी पढ़ो। ओके नाउ, तो ये तो हो गई भाई 2 अप्रोच जो कि इस HGP का पार्ट थी। अब HGP की मेथोडोलॉजी पर आते हैं हम कि कैसे एग्जैक्टली ये प्रोसेस किया गया। अगर मुझे किसी भी डीएनए की सीक्वेंस पता करनी है तो सबसे पहले मुझे सेल में से डीएनए निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे निकालते हैं वो तुम बायोटेक में सीखोगे, उसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर सीक्वेंसिंग? द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड, और इतने बड़े डीएनए को एक साथ सीक्वेंस करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको फ्रेगमेंट्स में कट करना पड़ता है। जिसने बायोटेक पढ़ रखी है उसे पता होगा डीएनए को कट करने के लिए स्पेशल एंजाइम यूज किए जाते हैं जिनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज, पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से बायोटेक में। तो डीएनए को आइसोलेट किया गया एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज। कैसे किया? रिलेटिवली स्मॉलर साइज बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, by using restriction enzyme। क्यों? क्योंकि DNA is a very long polymer and technical limitations are there in sequencing very long pieces। तो DNA को fragments में कट करना जरूरी था। ठीक है, देन तो फर्स्ट हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड हो गया फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब क्या करेंगे? वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हो गए हैं ना, उन फ्रेगमेंट्स को बच्चों पहले उन फ्रेगमेंट्स को अलग भी करते हैं एक दूसरे से। उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है। और फिर वो जो फ्रेगमेंट्स हमने अलग किए हैं, अगर हम उनकी मल्टीपल कॉपीज बना लें तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। प्रोसेस के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डैमेज हो गया, कुछ भी, तो हमारे पास ऑलरेडी कॉपी अवेलेबल है। तो अगेन बायोटेक्नोलॉजी में ही तुम पढ़ोगे कि किस तरह एक पीस ऑफ डीएनए के मल्टीपल क्लोन बनाए जा सकते हैं। जैसे सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एक मेथड बनाकर दिया है, पीसीआर, कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, जिसने पढ़ रखा है बायोटेक उसको पता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें आप बिना सेल के इन विट्रो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, बिलियन मिलियन जितनी कॉपीज चाहिए आपको आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लोनिंग। तो पीसीआर से तो क्लोनिंग कर ही सकते हो, पर जब पीसीआर टेक्निक नहीं थी, या अभी भी बहुत जगह पीसीआर की जगह क्लोनिंग के लिए कुछ वेक्टर्स को यूज किया जाता है बच्चों। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर आप यूं समझ लो, अभी आपके लेवल पर बायोटेक में अगेन आप पढ़ोगे, ये पूरा ये जो दोनों टॉपिक है ना, एचजीपी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैं तो कहती हूँ इनको बायोटेक में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक पूरे के पूरे बायोटेक्नोलॉजी से लिंक्ड हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोनिंग के लिए या तो पीसीआर टेक्निक यूज करते हैं, या फिर क्लोनिंग के लिए एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल यूज करते हैं जो खुद की कॉपी कर सके। किसी को याद है, हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया में जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा एक प्लाज्मिड भी होता है ना, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये इसका मेन जीनोमिक डीएनए नहीं है, पर बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है ये, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है बच्चों, ये अपनी कॉपीज बना सकता है। तो सपोज करो मेरे पास एक डीएनए का सेगमेंट है और मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहती हूँ, तो अगर मैं किसी भी तरह से इस प्लाज्मिड से अपने उस सेगमेंट को जोड़ दूँ ना और उसे बैक्टीरियल सेल में डाल दूं, तो जब ये प्लाज्मिड खुद की कॉपीज करेगा तो मेरे सेगमेंट ऑफ डीएनए की भी कॉपीज हो जाएगी। ओके, तो जनरली उस समय पर क्लोनिंग करने के लिए क्या यूज किए जाते थे? प्लाज्मिड्स, जो कि वेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेक्टर। जब बायोटेक पढ़ लोगे, आई प्रॉमिस तुम्हें इन चीज़ों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, अभी सब नया लग रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बस जस्ट डोंट मिस द सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? क्लोनिंग ऑफ डीएनए इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। आ गया, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एचजीपी के लिए कौन से वेक्टर्स को यूज किया गया था। तो देखो आगे लिखा है, पहले तो क्लोनिंग क्यों करते हैं? द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन यानी मल्टीपल कॉपीज, उसका नंबर बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट so that it subsequently could be sequenced with ease. Okay, the commonly used host were bacteria and yeast. इनको कॉपी करने के लिए हमने बैक्टीरिया एंड यीस्ट सेल्स को यूज किया था, और वेक्टर की तरह किसको यूज किया था? हाईलाइट कर दो, द वेक्टर्स वर
BAC that is bacterial artificial chromosome and YAC yeast artificial chromosome। ये लेबोरेटरी में बनाए गए वेक्टर्स हैं, कैसे वेक्टर्स को बनाते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, वो सब अगेन बायोटेक में सीखोगे। बट प्लीज ये जरूर ध्यान रखना, ये भी नीट का PYQ है कि HGP में कौन से क्लोनिंग वैक्टर्स यूज किए गए थे। तो BAC एंड YAC, क्लोनिंग वैक्टर तो दोबारा आएगा, BAC एंड YAC का नाम वहां दोबारा नहीं आएगा, यहीं से कोरिलेट कर लेना। ठीक है, 3 स्टेप हो गए, पहला आइसोलेशन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट। अब क्या करा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास उस फ्रेगमेंट की खूब सारी कॉपीज हो गई तो द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड, अब उनकी सीक्वेंसिंग करनी है। अब एग्जैक्टली सबसे मेन स्टेप आएगा कि सीक्वेंसिंग करो, पता लगाओ इसमें किस सीक्वेंस में है। तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल चाहिए ना, तो इसके लिए यूज किए गए बच्चों ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स। क्या यूज किए गए? ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ये रहा है ना नाम। तो फ्रेडरिक सेंगर ने बच्चों एक मेथड डेवलप किया था जिस पर बेस्ड कुछ सीक्वेंसर्स बनाए गए, ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। उनमें आपको नहीं सीखना कि कैसे वो सीक्वेंसिंग करते हैं, बट उनमें इस तरह का टूल टेक्नोलॉजी होती है कि वो आपको उसमें DNA डालना है, वो उसकी सीक्वेंसिंग करके आपको दे देंगे, सीधा रिजल्ट दे देंगे। ये फ्रेडरिक सेंगर ने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। तो फ्रेगमेंट्स को हमने इनकी मदद से क्या किया? सीक्वेंस कर लिया। यहाँ एक और स्पेशल लाइन लिखी है, सेंगर ने ही ना सिर्फ DNA सीक्वेंसर डेवलप किए थे बल्कि प्रोटीन सीक्वेंसर्स भी डेवलप किए थे। अगर आप किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी केमिकल मेथड डेवलप किए थे सेंगर ने। फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। अलग से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? तो 4th स्टेप पर हमने फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग कर ली। क्या अब क्या करें? नाउ दीज सीक्वेंसेस वर अरेंज्ड। अब इनको अरेंज करना है। यहाँ पर सीक्वेंसिंग की थी, अब 5th नंबर पे इनको अरेंज करना है बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स। इसके बारे में तुमको नहीं सीखना, उसमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होंगे, उसके बेस पर फ्रेगमेंट्स को अरेंज कर लिया। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, देन अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेज वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब कैसे करें ये सारा जो भी आगे करना था ना, एनालिसिस वगैरह अरेंजमेंट करना था, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। सो स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर डेवलप। तो क्या किया गया नेक्स्ट स्टेप में? इन सबको अरेंज करके, अलाइन वगैरह करके कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से ये सब कर दिया गया। एंड फाइनली दीज सीक्वेंसेज वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड। एनोटेशन बताया था ना मैंने, उनको फंक्शन असाइन करना। एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। उनको एनोटेट भी किया गया, टैग किया गया कि ये सीक्वेंस क्या है, कहाँ है और क्या फंक्शन करती है, और ये भी बताया गया कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस किस क्रोमोसोम पर है। तभी तो हमारा काम होगा कि एक्स क्रोमोसोम पर कौन कौन से जीन्स हैं, वाई पर कौन से हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे कौन से हैं, 21 पर कौन से हैं। ठीक है, तो ये पूरा HGP का मेथोडोलॉजी है। समझ में आया? थोड़ा सा घुमाकर लिखा हुआ है NCERT में, बट मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना दिए। अप्रोच क्या थी 2, और ये रहा मेथड। ठीक है, जिसमें ये जो मैंने आपको 6 स्टेप समझाए ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लियर है क्या? आगे क्या लिखा है देखना। हाँ, नेक्स्ट एक PYQ यहाँ से भी आया हुआ है कि भाई कि सबसे आखिर में कौन सा क्रोमोजोम, मैं इसमें इसलिए स्पेशली ये जगह जगह लिख रही हूँ क्योंकि HGP से बच्चे डरते हैं, वो पूरा पढ़ के नहीं जाते लास्ट टाइम पर। तो एटलीस्ट जहाँ जहाँ से PYQs बने हुए हैं या जो मैं स्टार बना रही हूँ उन पॉइंट्स को भी देखकर चले जाओगे तो तुम्हारा वो जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, कम एफर्ट्स में मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि इस प्रोजेक्ट के एंड में क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग हुई थी। कहाँ? तो क्रोमोसोम नंबर 1 की सबसे पहले होनी चाहिए, पहले नंबर का क्रोमोसोम है भाई। पर इट वॉज कंप्लीटेड, सीक्वेंस वॉज कंप्लीटेड एट द लास्ट, और देखो यहाँ क्या लिखा है, ओनली इन May 2006। प्रोजेक्ट तो 2003 में ही खत्म हो गया था, ये 2006 में क्या हो रहा है फिर? तो बच्चों क्रोमोसोम नंबर 1 इतने सारे जीन्स को रखता है कि उन सारे जीन्स की सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट खत्म होने तक हो ही नहीं पाई थी। पर हार नहीं मानी साइंटिस्ट ने, या यूं कह लो कि उन्होंने बंद नहीं किया काम करना। उन्होंने कहा भैया हम तो चालू रखेंगे, चाहे अनऑफिशियली चालू रखें, और अनऑफिशियली ये सीक्वेंसिंग चलती रही एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 3 years लेटर इन May 2006। 2003 की जगह 2006 में जाकर ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी।
ठीक है, क्लियर। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द, आ गया ना, कितने टोटल कितने क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग हुई थी, 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, जिसमें से 22 ऑटोसोम है, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे आखिर में सबसे पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हुई थी, कब हुई थी, मई 2006 में, क्लियर। Another challenging task was assigning the genetic and physical map on the genome. Exactly mapping करो कि अगर इस क्रोमोसोम पर ये 10 जीन हैं तो ये किस सीक्वेंस में, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, जैसे अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। This was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site. ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, अगेन ये बायोटेक का पार्ट है। एंड सम रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, इसके बारे में बिल्कुल मैं तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाऊंगी क्या होती हैं, वहीं पर आप माइक्रो सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। विल बी एक्सप्लेन, लिखा हुआ ये है कि ये आप नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ोगे, ओके। तो ये पार्ट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बस यहीं तक की चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ इस पूरी मेथोडोलॉजी के बाद क्या सैलाइंट फीचर्स निकल कर आए, एचजीपी में क्या क्या चीज़ें बताई गई, देखना ज़रा, एक मिनट, एचजीपी में क्या क्या चीज़ें बताई गई, देखना ज़रा। कि सबसे पहली बात, द ह्यूमन जीनोम कंटेन इतने बेस पेयर, कहोगे कभी 3 बिलियन बोलते हो, कभी 3.3 इंटू 10⁻⁹ बोलते हो, यहाँ तो बिल्कुल ही बदल दिया, 3164 मिलियन कर दिया। क्यों नहीं कह सकते, ये 3164 मिलियन को मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या, 3.164 बिलियन, या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 3 इंटू 10⁻⁹, सब एक ही बात है, ये थोड़ा सा बस इधर उधर डिजिट्स का वो किया है। 3164 मिलियन कह दो, चाहे 3.1 बिलियन कह दो, चाहे 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर कह दो, सब एक ही बात है, तीनों याद रखना, कोई भी फिगर ऑप्शंस में आ सकता है। दूसरा, शुरू में बता दिया अगेन कि ये देखा गया कि एवरेज जो एक जीन है उसमें 3000 बेसेस होते हैं, बट साइज वेरी ग्रेटली, खुद ही लिखा है, एवरेज तो उसमें 3000 होते हैं, बट ये कोई फिक्स साइज नहीं है, अलग अलग जीन में अलग अलग होता है साइज बेस पेयर्स का। जिसमें से अगर हम लार्जेस्ट जीन देखें ना, एक ऐसा जीन जिसमें सबसे ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं, तो पता है वो कितनी है, कहाँ 3000, कहाँ 2 मिलियन, 2 मिलियन बेसेस मिलकर अकेला एक जीन बना रहे हैं बच्चों। और ये जीन पता है क्या है, ये जीन वो जीन है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए कोड करता है। किसी को याद है चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहाँ एक डिसऑर्डर आया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अभी जेनेटिक्स में भी रिवाइज करवाया था मैंने। एक तो होती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक होती है डीएमडी ड्यूशेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है, जो जीन डिस्ट्रॉफिन बनाता है उसमें म्यूटेशन हो गया। अगर डिस्ट्रॉफिन नहीं बनेगा तो मसल्स की डिस्ट्रॉफी होने लग जाएगी। ये डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन हमें डिस्ट्रॉफी से बचाता है, नहीं बनेगा तो डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, ओके। तो इस डिस्ट्रॉफिन को बनाने वाला जीन हमारा सबसे लंबा जीन है, जिसमें 2 मिलियन बेसेस आते हैं, अकेले 2 मिलियन, 3 बिलियन में से 3 बिलियन बेस पेयर्स में से 2 मिलियन बेसेस अकेले इसी के पास है, ठीक है। आगे बढ़े, द टोटल नंबर ऑफ जीन, और क्या बताया गया भाई इसमें, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, वो आया था ना 20 से 25,000, और उससे भी पहले मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ, मैंने कहा था ना कि पहले तो ये लाखों में सोचा गया था, तो ऐसा सोचा गया था कि 80,000 से 1.5 लाख होंगे, गोल में कहा गया भाई 20 से 25,000 होंगे, और अल्टीमेटली ये जीन्स कितने थे, 30,000 जीन्स के बारे में पता लगाया गया। ऑलमोस्ट ऑल, ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब इन जीन्स को स्टडी किया गया अलग अलग ह्यूमन की सेल्स पर, तो क्या देखा गया कि ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द पीपल। ऑलमोस्ट ऑल क्यों, क्योंकि इसमें 99.9% जीनोम सेम है बच्चों। सिर्फ लिख लेना यहाँ, ओनली 0.1% डीएनए डिफर्स इन ह्यूमंस। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं उनका सिर्फ 0.1% डीएनए डिफर करता है, पर 0.1% भी बहुत छोटा अमाउंट नहीं है बच्चों। आप 3 बिलियन का 0.1% निकाल के देख लेना, उसमें जितने बेसेस आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 बिलियन आते हैं, 3 बिलियन का 0.1% निकालोगे तो 3 मिलियन आएंगे, है ना। नहीं 3 मिलियन क्यों आएंगे, 3 मिलियन आ जाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल आएंगे बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दे रखा है, हम इस चीज़ को वहाँ पे टैली करेंगे, मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बता दूंगी, तुम खुद ही करके देख लो। इतने बेसिस हमारे अलग हैं, बाकी के सारे बेसिस क्या हैं, हमारे सेम है, ठीक है। आगे बढ़े, द फंक्शंस, चौथा इसका क्या फीचर था, द फंक्शंस आर अननोन
चाहे से हम पता लगा चुके हैं कि 30,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, पर अभी तक 50% डिस्कवर्ड जीन्स के फंक्शन हमें पता नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भी हम 50% जीन्स के ही फंक्शंस पता लगा पाए हैं, है ना। देन ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आया हुआ एक बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में, PYQ है ये। अब ये देखो अगेन कितनी इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार मैंने शायद पहले तुम्हें बताया भी था कि नॉर्मली हम जीन को कैसे डिफाइन करते हैं कि जीन का मतलब जो खुद को एक्सप्रेस करेगा एज अ प्रोटीन, यानी एक कोडिंग सीक्वेंस। पर जब ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। सिर्फ इतना सा, हमारे पूरे जीनोम में इस 3 बिलियन बेस पेयर का सिर्फ 2% या उससे भी कम ऐसा है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, बाकी सब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस के बारे में आप कुछ नहीं पढ़ते हो, वो एकदम अलग बियॉन्ड द योर लेवल है, वो जेनेटिसिस्ट पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आएगा, क्योंकि डीएनए, ये जो 0.1% डीएनए की मैं बात कर रही हूँ ना जो डिफर करता है, ये भी उन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का ही हिस्सा है। तो ये नहीं कह रही कि सिर्फ 0.1% नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग 98% है हमारा, उसी का एक पार्ट है ये वाला डीएनए जो डिफर करता है, इसीलिए तो वो डिफर कर पा रहा है। सोचो अगर वो एक कोडिंग सीक्वेंस होती तो हम सब में डिफर कैसे करती, मेरे में कोई और प्रोटीन बन रही है, किसी और में कोई और प्रोटीन बन रही है, काम नहीं चलता। फिजियोलॉजिकली तो हम सब एक जैसे ही है ना, जो बाकी के जो हमारे में डिफरेंसेस हैं वो किस वजह से हैं, वो हायर लेवल ऑफ जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है ड्यू टू नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, उनमें डिफरेंसेस की वजह से हैं, और वो भी सिर्फ इतना सा % डिफर करता है। ओके क्लियर। देन रिपीटेड सीक्वेंसेस, ये क्या आ गया भाई, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, इसके बारे में डिटेल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाऊंगी। तुम यूँ समझ लो कि हमारे पूरे डीएनए की जब सीक्वेंसिंग की गई ना, तो उस सीक्वेंसिंग में हमको कुछ ऐसी साइट्स मिली जहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंस है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब अगर यहाँ पर मान लो AGCCC है तो हर बार कई बार ये AGCCC रिपीट हो रहा है, AGCCC ऐसे करके 10-12,000 बार भी ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल सीक्वेंसेस को कहते हैं बच्चों रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक में तुम पढ़ोगे कि अगेन हमारा जो पूरा ह्यूमन जीनोम है ना, उसका 50% पार्ट 50% पार्ट रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का बना है। ये परसेंटेज मिक्स मत कर देना तुम, 1% तो हो गया, कितना % सिमिलर है, कितना डिफर है, 1% हो गया, कितना % कोडिंग है, कितना नॉन कोडिंग है। और तीसरी चीज मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द जीनोम। हमारा जो टोटल जीनोम है उसमें 50% जगह पर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं, जिसका एक पार्ट हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पता लगाते हैं, ठीक है। ये जो 0.1% है ना नॉन कोडिंग, ये भी उस रेपिटेटिव का ही पार्ट है, ये नॉन कोडिंग का भी पार्ट है और ये रेपिटेटिव का भी पार्ट है। क्लियर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, पर जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगी तो आप इन चीज़ों को वहाँ कोरिलेट कर सको, इसलिए अभी से बता रही हूँ। ओके देन क्या होता है, इन्होंने खुद भी बताया, देखो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस क्या होती हैं, दे आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस, एक सेगमेंट होता है डीएनए सीक्वेंस का, दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम, जितनी बार रिपीट होती है उन्हें उनका कॉपी नंबर बोलते हैं, ठीक है। सम टाइम 100 to 1000 टाइम्स सेम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रिपीट हो रही है, जरूरी नहीं है 5-5 का हो सकता है 10 न्यूक्लियोटाइड एक जैसे हैं और वही सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो सकती हैं। एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है ना, ये ऑलवेज नॉन कोडिंग होती हैं। जितनी भी रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं वो सारी नॉन कोडिंग जीनोम में हैं, ठीक है ना। ये नॉन कोडिंग जीनोम कितना होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन 2% तो कोडिंग है एंड 98% नॉन कोडिंग है। 98% क्या है, नॉन कोडिंग है। उसमें नॉन कोडिंग वाले पार्ट में नॉर्मल सीक्वेंस भी है, रेपिटेटिव भी हैं। तो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो पूरे जीनोम का 50% है वो सब आपको नॉन कोडिंग पार्ट में ही मिलेंगी, कोडिंग में कोई रेपिटेटिव सीक्वेंस नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। सो दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, एज इट इज पूछ लेंगे आपसे, बट तो फिर उनका क्या काम है हमारी बॉडी में, दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड एवोल्यूशन। मैंने कहा ना बियॉन्ड योर लेवल, इन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का क्या रोल है, कैसे काम करती हैं, जैसे कुछ आपको बताया है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझने में, डायनेमिक्स, इवोल्यूशन वगैरह को समझने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। आपको अगर ये भी समझ में आ जाए ना कि रेपिटेटिव सीक्वेंसेस क्या है, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके
नेक्स्ट पॉइंट शुरू में ही बता दिया था अभी कि सबसे ज्यादा जीन्स किस क्रोमोसोम पर है। मैं नहीं बोल रही सबसे लंबा क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम की लेंथ कुछ भी हो, कि किस क्रोमोसोम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स हैं। तो डू रिमेंबर क्रोमोसोम नंबर 1 पर हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं, दैट इज लगभग 3000 जीन्स, 2968। अगर एग्जैक्ट फिगर याद रख सको तो 2968 जीन्स किस पर हैं बच्चों, क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। और सबसे कम जीन है सबसे छोटे क्रोमोसोम पर, जो कि है वाई तो साइज में भी बहुत छोटा होता है, आप एक्स को और वाई को हमेशा ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम पर सिर्फ कुल मिलाकर 231 जीन्स हैं, वरना फर्स्ट क्रोमोसोम पर कहाँ तो 3000, कहाँ सिर्फ 230। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन 9th पॉइंट क्या है, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट, हाँ एक और नया वर्ड है यहाँ पर, SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब समझना कि अगर मान लो हम किसी डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, 3 अलग अलग लोगों का डीएनए मैं स्टडी कर रही हूँ और उसमें कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर है ना, मान लो ATCG कुछ भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, दोनों स्ट्रैंड की नहीं लिखी, एक ही की लिख दी मैंने। यही सीक्वेंस मुझे, ये फर्स्ट पर्सन है, दूसरे पर्सन में भी उसी क्रोमोसोम के उसी सेगमेंट पर मुझे सेम सीक्वेंस मिली, पर यहाँ पर एक ही जगह, मान लो मुझको एक ही जगह यहाँ C मिला, बाकी सब सेम था, फिर ऐसा तीसरे पर्सन में जब देखा उसमें भी बिल्कुल सेम चल रहा था, पर यहाँ पर C की जगह मुझको मिल गया T, ठीक है, बाकी फिर सब सेम चल रहा है, TTAG। तो ये जो आपको एक सिंगल पॉइंट पे डिफरेंसेस मिल रहे हैं ना, कि इन तीनों पर्सन में बाकी सब कुछ सेम है, पूरी सीक्वेंस, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये डिफर कर रहे हैं। इस तरह के पैटर्न को नाम दिया गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो तुम समझते ही हो, मेनी मॉर्फोलॉजी, मेनी टाइप्स। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डिफर कर रहा है, पर इसकी वजह से कोई म्यूटेशन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग पर होती हैं, और नॉन कोडिंग यानी वो उससे कोई प्रोटीन तो बन नहीं रही है ना। ये सब चीजें आप आगे कोरिलेट करना जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ो। तो इसीलिए नेचर में इस तरह के भी कई म्यूटेशंस होते हैं जो होते चले आए हैं जब से ह्यूमन बीइंग बने हैं, बट उनका इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन में कहीं नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि बट ऑब्वियस वो म्यूटेशन कहाँ हुआ है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पर यस, ये जो म्यूटेशंस हैं या ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इनसे हमें इवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। तो आप इसमें लिखा है कि जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया ना, तो उन्होंने क्या देखा, 1.4 मिलियन लोकेशंस उन्हें ऐसी मिली अलग अलग ह्यूमंस में जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफर करता है। इसे नाम दिया गया स्निप्स। क्या कहते हैं ऐसी इसको, स्निप्स, शॉर्ट में SNP को स्निप्स पढ़ देते हैं, बाकी फुल फॉर्म वही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवॉल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। इससे क्या हेल्प मिलती है, क्रोमोसोम्स की लोकेशन पता लगाने में, फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। कहा ना मैंने तुम्हें कि ये डायरेक्टली हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में, कुछ पर्टिकुलर डिजीज सीक्वेंसेस को ट्रेस करने में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, SNP की फुल फॉर्म याद रखनी है, SNP क्या है वो याद रखना है, और कितनी लोकेशन अब तक आइडेंटिफाई हुई हैं ह्यूमन जीनोम में वो याद रखना है, दैट्स इट। ओके, तो ये सारे बच्चों HGP के सेलाइंट फीचर्स थे। ओके, ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ना कोई ईयर में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है, तो आप इसको ज़रूर से जब भी आप नीट के टाइम पर रिवाइज करो, सेलाइंट फीचर्स को ज़रूर रिवाइज कर लेना। ओके, लास्ट में इसकी एप्लीकेशंस दी हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। डिराइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द DNA सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। दिस enormous task will require the expertise and the creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines। डिसिप्लिन समझ गए ना, ब्रांचेस को डिसिप्लिन बोलते हैं, ये वो स्कूल वाला क्लास वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन्स का मतलब ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये साइंस के डिसिप्लिन्स हैं। फिर बायो में जेनेटिक्स, बायोटेक, ये बायो के डिसिप्लिन्स हैं। ओके, डिसिप्लिन्स का मतलब होता है ब्रांचेस इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड वाइड। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि इस HGP की वजह से एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया खुल गया। ओके,
One of the greatest impact of having the HG sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. एक नया अप्रोच मिली, चीज़ों को जीन के नज़रिए से देखने का मौका मिला. In the past, researchers studied one or a few gene at a time. बट अगर हमारे पास पूरा सीक्वेंस अवेलेबल है with whole genome sequence and new high throughput technology, we can approach questions systematically and on a much broader scale. They can study all the genes in a genome. For example, all the transcript in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes work together in interconnected network to orchestrate the chemistry of life. ये समझने का मौका मिला हमें कि किस तरह बहुत सारे जीन्स मिलकर अलग अलग प्रोटीन बनाकर लाइफ की केमिस्ट्री को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं. ऑर्केस्ट्रा होता है ना, जैसे ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का जिसमें एक मेन बताता रहता है कि कब नोड ऊपर करनी है कब नीचे करनी है. तो वैसे ही हमारी बॉडी में कैसे जीन्स पूरी लाइफ को ऑर्केस्ट्रेट करके रखते हैं वो सब HGP से हम समझ सके. तो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ HGP. और कई सारे चैलेंजेस हैं कि कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे, वो सब रिसर्च चलती रहती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नहीं लगाया ना, बोरिंग नहीं लगा ना? मुझे तो नहीं लगा भाई. मैंने मतलब कोशिश की है कि इस टॉपिक को, थ्योरेटिकल टॉपिक को कैसे लॉजिकल बनाकर हम पढ़ें. एक बार फिर भी खुद से NCERT से दोबारा पढ़ लो. जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं, स्टार बनवाए हैं, PYQ लिखा है, वो कर लो. और भी जो PYQ की प्रैक्टिस करोगे तुम, तो लास्ट 10 ईयर में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो अपनी NCERT में मार्क कर देना. ठीक है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है DNA फिंगरप्रिंटिंग. दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, गुड बाय.